महाराष्ट्र में हिंदी विवाद पर बीजेपी नेता और एक्टर दिनेश लाल यादव ने खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा, किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाए। मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। निरहुआ ने आगे कहा, हमारा देश अलग अलग भाषा और कल्चर वाला देश है। यही खूबी है। जो भी लोग ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, संभल जाएं। ये तोड़ने की राजनीति है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया था, जिसके तहत राफेल जेट विमानों की बिक्री को प्रभावित करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने पहले से राफेल खरीदे हैं, जिसमें इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। चीन ने तर्क दिया था कि भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल में लाए जा रहे राफेल विमान कारगर नहीं हैं। फोर्ब्स ने जुलाई 2025 महीने के लिए दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बार फिर बाजी मार ली है। उनकी कुल संपत्ति अब करीब $116 बिलियन यानी लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जिससे वे न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति करीब $84 बिलियन आंकी गई है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 18 सदस्यों का गैंग बनाकर धंधा ऑपरेट करता था। इस गैंग के 14 शातिर अभी भी फरार हैं। छांगुर बाबा ने उतरौला तहसील और न्यायालयों में पैठ बनाकर एक तालाब अपने नाम करा लिया। इसके अलावा पुणे में 16 करोड़ की ज़मीन खरीदी और इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के लिपिक की पत्नी को हिस्सेदार बनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, देश में गरीबों की तादाद बढ़ रही है और दौलत कुछ अमीरों के हाथों में सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को इस तरह बढ़ाना होगा जिससे रोजगार पैदा हो और गांवों का उद्धार हो। हम एक ऐसे आर्थिक मॉडल पर विचार कर रहे हैं जो रोजगार पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद तिवारी ने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर परंपरागत मतदाताओं के नाम हटाना चाहता है। इसे संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हम इसे जनता की अदालत में भी चुनौती देंगे। भाजपा एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबों का नाम हटाने की साजिश कर रही है, जो हमें स्वीकार नहीं है। लखनऊ में लंबित ई चालानों का भुगतान अब ऑनलाइन होगा। कोर्ट में विचाराधीन ई चालानों के निस्तारण के लिए अब समन शुल्क का भुगतान पे नाउ ऐप से करने की सुविधा शुरू की गई है। लखनऊ यातायात पुलिस के डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि पहले पुलिस द्वारा चालान तीसरे दिन कोर्ट में भेजा जाता था। ई चालान लंबित होने की वजह से वाहन मालिकों को नोटिस जारी होने का इंतजार करना पड़ता था। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। मथुरा में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने डीएम एसएसपी को नियमों का पाठ पढ़ाया। डीएम चंद्र प्रकाश और एसएसपी श्लोक कुमार ई रिक्शा में बैठकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले थे। वे बागड़ी प्याऊ तिराहे पर पहुंचे तो वहां होमगार्ड ने रिक्शा रोक दिया। पहचान बताने पर होमगार्ड ने कहा, परिक्रमा मार्ग में रिक्शा की अनुमति नहीं है। ये सुनकर अफसरों ने अपना रास्ता बदल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भ्रामक और दुष्प्रचार वाला दावा किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सरकार कह रही है कि भारत दुनिया में चौथा सबसे समानता वाला समाज बन गया है, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय समाज दुनिया का 40वां सबसे असमानता वाला समाज है। मोदी सरकार न सिर्फ विश्व बैंक की रिपोर्ट के विश्लेषण में लापरवाह थी, बल्कि उसने जानबूझकर बौद्धिक बेईमानी भी की है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 18 दिन में सत्यापन कैसे होगा? चुनाव आयोग भ्रमित है। बिहार में वोटबंदी की साजिश है। वोटर लिस्ट में कागजात बाद में देने की बात है। हर घंटे नियम और निर्देश बदले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। बिहार में आधार लिंक नहीं किया गया है। एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू है।